प्यारे बच्चों, आप यहां देख रहे हो एक नए साझेदार के प्रवेश पर निम्न जर्नल लेख बनाए जाते हैं। नंबर 1, नए साझेदार द्वारा पूंजी तथा ख्याति की राशि नकद लाने पर एंट्री की जाएगी कैश अकाउंट DR टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट टू गुडविल अकाउंट बीइंग कैपिटल एंड गुडविल brought in by new partner। क्या बच्चों आप देख रहे हो, जैसे ही कोई नया साझेदार फर्म में प्रवेश करता है उसको क्या देना पड़ता है, तो लिखा गया है नए साझेदार द्वारा पूंजी तथा ख्याति की राशि नकद लाने पर। नकद माने कैश आपको दे रहा हो, तो एंट्री बन रही है कैश अकाउंट DR माने क्या होता है, ड्यू फ्रॉम दैट, उनसे दे, उनसे माने नए साझेदारों द्वारा क्या दिया जा रहा है, अर्थात पूंजी और ख्याति दी जा रही है। तो एंट्री बन रही है कैश अकाउंट DR टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट टू गुडविल अकाउंट बीइंग कैपिटल एंड गुडविल ब्रॉट इन बाय न्यू पार्टनर। ये पहली एंट्री हमारी हुई। दूसरी एंट्री हम कर रहे हैं ख्याति की राशि को पुराने साझेदारों द्वारा अपने त्याग के अनुपात में बांटने पर। देखिए बच्चों, जब ख्याति राशि प्राप्त होती है, जो पुराने साझेदार हैं जिन्होंने फर्म में त्याग तपस्या किया है वो उसके जिम्मेदार होते हैं। इसलिए लिखा गया है ख्याति की राशि को पुराने साझेदार द्वारा अपने त्याग के अनुपात में बांटने पर। जिसने जितना त्याग किया होगा उतना ख्याति की राशि को बांटे। इसलिए एंट्री की जाती है गुडविल अकाउंट DR टू ओल्ड
पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। नरेशन लिखा जाएगा बीइंग गुडविल अकाउंट इज क्रेडिटेड टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट in their sacrifice ratio लिखा गया है being goodwill account is credited to old partners capital account in their sacrifice मतलब होता है त्याग, in their sacrifice ratio। तो ख्यात की राशि जैसे ही प्राप्त होती है इसके जिम्मेदार कौन होते हैं? पुराने साझेदार होते हैं जिन्होंने त्याग तपस्या करके फर्म को बनाई है और उसके पुरस्कार के रूप में क्या उसको मिल रहा है? ख्यात की राशि मिल रही है। इसलिए इस ख्यात के जिम्मेदार पुराने साझेदार ही होते हैं। तीसरी एंट्री हमारी होगी ख्यात की राशि को पुराने साझेदार द्वारा फर्म से निकाल लेने पर कभी कभी ऐसा होता है जो ख्यात की राशि मिलती है साझेदारों को उसको फर्म से निकाल लेते हैं, तब एंट्री की जाती है ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट लिया टू कैश अकाउंट। रोकड़ के रूप में ये लिखा दिया जाएगा तो एंट्री बनेगी ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट लिया टू कैश अकाउंट, माने रोकड़ बाहर चली जाएगी। इसका नरेशन लिखा जाएगा बीइंग गुडविल withdrawal by old partners, माने ख्यात की राशि को पुराने साझेदारों द्वारा निकाल ली गई। इसकी एंट्री हो रही है ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट लिया टू कैश अकाउंट। पूंजी खाते को हम डेबिट कर देंगे, रोकड़ खाते को हम क्रेडिट कर देंगे क्योंकि रोकड़ के रूप में ख्याति बाहर चली जा रही है। चौथी एंट्री हमारी होगी संपत्ति के मूल्य में कमी होने संपत्ति के मूल्य में कमी होने पर इसका लेखा हम करते हैं जो बताया गया है रीवैल्यूएशन अकाउंट में। तो एंट्री बनती है रीवैल्यूएशन अकाउंट लिया टू सन्डरी एसेट्स। नरेशन लिखेंगे बीइंग
sundry assets depreciated. Being sundry assets depreciated यानी विविध संपत्ति के मूल्य में कमी हुई। जिस संपत्ति के मूल्य में कमी होगा उसका नाम यहां पर लिखा जाएगा। जैसे मान लीजिए रीवैल्यूएशन अकाउंट यार, भवन का मूल्य कम हो गया तो टू बिल्डिंग, मशीन का मूल्य कम हो गया टू मशीन, फर्नीचर का मूल्य कम हो गया टू फर्नीचर। नीचे इसका विवरण लिखेंगे हम, बीइंग सन्डरी एसेट्स डेप्रिसिएटेड, संपत्ति के मूल्य में कमी हुई। पांचवा देखा हमारा होगा पुनर्मूल्यांकन पर संपत्ति के मूल्य में वृद्धि होने पर संपत्ति का मूल्य फिर से लगाया गया तो कोई संपत्ति का मूल्य बढ़ गया तो उसका लेखा हम कहां पर करेंगे, एंट्री हमारी की जाएगी सन्डरी एसेट्स अकाउंट लिया। सन्डरी एसेट्स अकाउंट लिया टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। इसका विवरण होगा बीइंग सन्डरी एसेट्स एप्रिसिएटेड, बीइंग सन्डरी एसेट्स एप्रिसिएटेड, विविध संपत्ति के मूल्य में वृद्धि हुई। अब आप देख रहे हैं शब्द लिखा है पुनर्मूल्यांकन, जिसका अर्थ होता है कि फिर से मूल्य लगाया गया। तो कोई संपत्ति के मूल्य बढ़ गए, जिस संपत्ति के मूल्य बढ़ जाएंगे वो फर्म में लाभ होगा। इसलिए यहां पर लिखा गया है सन्डरी एसेट्स अकाउंट लिया। मान लीजिए स्टॉक के मूल्य में वृद्धि हुई, लिखा जाएगा बाई स्टॉक। विनियोग के मूल्य में वृद्धि हुआ, लिखा जाएगा बाई इन्वेस्टमेंट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। तो जिस संपत्ति के मूल्य बढ़ते जाएंगे उसका लेखा हम क्या करते जाएंगे, डेबिट करते जाएंगे, और टू रीवैल्यूएशन जो हमारा होगा उसको हम क्रेडिट करेंगे। छठा लेखा हमारा होगा पुनर्मूल्यांकन पर दायित्व के मूल्य में वृद्धि होने पर अब देखिए मूल्यांकन किया गया जिसको बोलते हैं रीवैल्यूएशन। उसमें अगर कोई दायित्व का मूल्य बढ़ गया तो फर्म के लिए हानि होगी, इसलिए उसका लेखा कहां पर करेंगे हम, रीवैल्यूएशन अकाउंट लिया। रीवैल्यूएशन अकाउंट लिया टू लायबिलिटी अकाउंट, टू लायबिलिटी अकाउंट माने दायित्व खाते का, बीइंग इंक्रीज इन लायबिलिटी बीइंग इंक्रीज इन लायबिलिटी अर्थात दायित्व के मूल्य में वृद्धि हुई। सातवां लेखा हमारा होगा
पुनर्मूल्यांकन पर दायित्व के मूल्य में कमी होने पर इसकी एंट्री की जाएगी लायबिलिटी अकाउंट डीआर टू रीवैल्यूएशन अकाउंट being decrease in liability यानी दायित्व के मूल्य में कमी हुई। अगर दायित्व के मूल्य में कमी होती है तो वो फर्म के लिए लाभ होता है, इसलिए इसका लेखा कहां पर होता है? रीवैल्यूएशन के क्रेडिट पक्ष में होता है। तो एंट्री की जाती है जिस दायित्व के मूल्य में कमी होगा उसका नाम लिखा जाएगा लायबिलिटी अकाउंट डीआर। जैसे लेनदार के मूल्य में कमी हुआ तो लिखेंगे क्रेडिटर अकाउंट डीआर टू रीवैल्यूएशन। देयबिल के मूल्य में कमी हुआ तो लिखा जाएगा बीपी अकाउंट डीआर। बीपी माने क्या होता है? बिल्स पेबल, देय विपत्र खाता। लायबिलिटी अकाउंट डीआर टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। आठवां लेखा हमारा होगा पुनर्मूल्यांकन पर लाभ होने पर एंट्री की जाएगी रीवैल्यूएशन अकाउंट डीआर टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बीइंग प्रॉफिट ऑन रीवैल्यूएशन ट्रांसफर्ड टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। देखिए एंट्री की जा रही है रीवैल्यूएशन अकाउंट डीआर टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, यानी साझेदारों की पूंजी खाते क्या हो जाएंगे? इस लाभ से क्या होते हैं? उनके पूंजी खाते को बढ़ा दिया जाएगा। नरेशन लिखा जा रहा है बीइंग प्रॉफिट ऑन रीवैल्यूएशन ट्रांसफर्ड टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, यानी पुनर्मूल्यांकन पर लाभ को पुराने साझेदारों के पूंजी खाते में अंतरित किया गया। नौवां लेखा होगा पुनर्मूल्यांकन पर हानि होने पर एंट्री की जाती है ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डीआर। पूंजी खाता यहां पर लिख हो जाएगा कैपिटल अकाउंट डीआर टू रीवैल्यूएशन अकाउंट बीइंग लॉस माने हानि होता है, बीइंग लॉस ऑन रीवैल्यूएशन अकाउंट ट्रांसफर्ड
रहे हो एंट्री बनाई गई, सारी एंट्रियां का लेखा कर दिया गया। और आप देख रहे हैं इसके बाद एक आपको हम सवाल देंगे, एक एग्जाम्पल हम देंगे, उस सवाल को हम लगाएंगे, आपको समझाएंगे और इसके बाद फिर आपको हम बाद में सवाल देंगे, उस सवाल को आपको करके लाना होगा। प्यारे बच्चों, आप देख रहे हो प्रश्न एक है, इसको हम हल कर रहे हैं। प्रश्न लिखा है आ, बा और सर समान साझेदार है। समान का मतलब क्या हुआ? 1/3, 1/3, 1/3। उनकी पूंजी क्रमशः है 2000 रुपए, 2250 तथा 2500 रुपए है। उन्होंने द एक नया साझेदार है, द को इस शर्त पर साझेदार बनाया कि वह 1800 रुपए छात्र के 1/4 अंश के लिए तथा 2000 रुपए अपनी पूंजी के लिए दे। ये दोनों राशियां फर्म में ही रहें। पुराने साझे के दायित्व 3500 रुपए के थे तथा 1550 रुपए रोकड़ के अतिरिक्त संपत्ति में मोटर 1500 रुपए, फर्नीचर 500 रुपए, रहतिया 2800 रुपए और देनदार 3900 रुपए के थे। मोटर तथा फर्नीचर का पुनर्मूल्यांकन यानी फिर से मूल्य लगाया गया तो क्या मिला? क्रमशः 1300 रुपया तथा 430 रुपए में किया गया। उपयुक्त व्यवस्था को कार्यान्वित करने के लिए जर्नल के आवश्यक लेखे कीजिए तथा नई फर्म का आर्थिक चिट्ठा बनाइए। प्यारे बच्चों, आप देख रहे हो इस प्रश्न को हल करने के लिए हम सबसे पहले क्या बनाएंगे? रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे। सारी एंट्रियां का कलेक्शन वहां पे हो जाएगा। इसके बाद हम एंट्री कर लेंगे, फिर हम सवाल की तरफ आगे बढ़ेंगे। तो अब यहां लिखेंगे हल, यानी सवाल को लगाया जा रहा है। पहले हम क्या बनाएंगे? रीवैल्यूएशन अकाउंट। यह खाता क्यों बन रहा है? क्योंकि सवाल में लिखा है मोटर तथा फर्नीचर का पुनर्मूल्यांकन यानी फिर से मूल्य लगाया गया तो क्या मिला हमें? क्रमशः 1300 रुपए। यानी मोटर का मूल्य देखा या पहले क्या था? देखिए लिखा है संपत्ति में मोटर लिखा है 1500 रुपए। इसका मूल्य जब लगाया गया, फिर से लगाया गया, इसका मूल्य कितना लग गया? 1300 रुपया, यानी 200 रुपया कम हो गया। फिर लिखा है तथा 430 रुपए में किया गया। दूसरी संपत्ति क्या है? फर्नीचर। यहां देखा है आप, फर्नीचर कितने रुपए का है? 500 रुपए का। इसका जब मूल्य फिर से लगाया गया, पहले इसका मूल्य था 500 रुपए, अब कितना हो गया? 430 रुपया रह गया। कितना मूल्य घट गया? 70 रुपया घट गया। इसका लेखा हम कहां पर करेंगे? रीवैल्यूएशन अकाउंट में करेंगे। हमने पहले आपको बताया है जब कोई नया साझेदार फर्म में प्रवेश करता है तो संपत्तियों और दायित्वों के मूल्य या तो बढ़ जाते हैं तो घट जाते हैं, जिसका लेखा हम क्या करते हैं? रीवैल्यूएशन अकाउंट में करते हैं। तो हम कर रहे हैं। अब हम यहां लिखेंगे रीवैल्यूएशन अकाउंट। ये खाता लाभन खाते की तरह बनता है। देखें 4 गणना बनाएंगे। बाईं तरफ लिखेंगे DR डेबिट, इसमें लिखेंगे अमाउंट, यहां पे लिखेंगे CR मींस क्रेडिट, इसमें लिखेंगे अमाउंट। ये खाता कब बनता है? जब संपत्ति के मूल्य या तो बढ़ जाए या तो घट जाए, तभी यह खाता बनाया जाएगा, अन्यथा यह खाता नहीं बनाया जाएगा। तो इसमें देख रहे हैं दो संपत्ति के मूल्य घट रहे हैं। अब सवाल यहां पढ़िए, लिखा है मोटर तथा फर्नीचर का पुनर्मूल्यांकन क्रमशः 1300 रुपए। मोटर का मूल्य पहले था 1500 रुपया, अब इसका मूल्य घट करके हो गया 1300 रुपया। तो कितना मूल्य कम हुआ बताइए? 1500 में से 1300 निकाल दीजिए, 200 आएगा। तो लिखा जाएगा यहां पर टू मोटर अकाउंट माने मोटर खाते का कितना मूल्य घटा? 1500 रुपया मूल्य पहले था, अब मूल्य हो गया 1300, 200 रुपया मूल्य घट गया। तो यहां लिखा गया 200 रुपया, इसका मूल्य कम कर दिया गया।
अब आइए आप मोटर तथा फर्नीचर, आप देखेंगे फर्नीचर का मूल्य पहले कितना था 500, इसका पुनर्मूल्यांकन हुआ, इसका मूल्य कितना रह गया 430, कितना रुपया कम हो गया 70 रुपया। तो लिखेंगे हम टू फर्नीचर अकाउंट, कितना लिखेंगे इसमें 70 रुपये। अब देखिए केवल दो संपत्ति के मूल्य घटे हैं और किसी के न मूल्य घटे हैं न बढ़े हैं। अब इसका हम योग कर लेते हैं, चूंकि 270 रुपया केवल डेबिट पक्ष का योग आ रहा है। अब यहां हमने इसको हम डबल बढ़िया लगा दिए, माने खाता क्लोज हो रहा है। इधर लिखेंगे बाई लास्ट अकाउंट, हानि खाते से 270 रुपए लेकर के यहाँ पे योग मिला दिया गया। कहने का तात्पर्य हुआ है क्रेडिट पक्ष में कोई धनराशि नहीं रही, केवल हानि आपको मिली है। संपत्तियों का जब फिर से मूल्य लगाया गया तो परिणाम यह हुआ है कि मोटर का मूल्य घट करके 200 रुपया कम हो गया, फर्नीचर का मूल्य 70 रुपया कम हो गया। तो कुल कितनी कमी आ गई संपत्ति के मूल्य में 270 रुपए की कमी आ गई। इसकी गिनती कैसे करेंगे हम, देखिए लिखा है रीवैल्यूएशन अकाउंट DR टू मोटर अकाउंट, अमाउंट लिखेंगे 200 रुपया। दूसरी गिनती हो रही है रीवैल्यूएशन अकाउंट DR टू फर्नीचर अकाउंट, अमाउंट लिखेंगे 70 रुपया। नरेशन क्या लिखेंगे, बीइंग सन्डरी एसेट्स डेप्रिसिएटेड, एंट्री आपको लिखा दी गई है। अभी फिर एंट्री कर देते हैं हम। अभी देखो इधर इसका रेखा इधर लिखना है बाई, क्या बताया गया है, अगर हानि होती है तो क्या होता है, पुराने साझेदारों के पूंजी खाते में उसको डेबिट कर देना होता है। तो यहां लिखेंगे बाई एज कैपिटल, बाई एज कैपिटल। दूसरे साझेदार का नाम है बाई बीज कैपिटल, तीसरे का नाम है बाई सीज कैपिटल। इस हानि में केवल पुराने लोग ही जिम्मेदार हैं, अर्थात ABC ही इसके जिम्मेदार हैं, नए वाले इसमें जिम्मेदार नहीं होंगे। क्योंकि ये फर्म पुरानी है, बनी बनाई फर्म में अगर लाभ होता है तभी ये जिम्मेदार है, हानि होता है तभी ये जिम्मेदार है, पुरानी साझेदारी जिम्मेदार है। आप देखिए कुल कितना हानि आई है, 270 रुपए की हानि आई है। आप समान साझेदार है, समान मतलब क्या है, आप देखें समान का मतलब हो गया है 1/3, 1/3, 1/3 के भागीदार ये तीनों हैं। अब इस हानि को कैसे बनेंगे, 270 गुणे 1/3 बराबर 3 9 27, 90 रुपया एक को हानि पड़ रही है। 270 गुणे 1/3 बराबर 3 9 27, 90 रुपया बी को हानि पड़ेगी। 270 रुपए की हानि में 1/3 कितना होगा, 90 रुपए की हानि सी को उठाना पड़ेगा। अब देखिए हम लिखा गया है ए कितना हानि सहन करेगा, बी कितना हानि सहन करेगा, सी कितना हानि सहन करेगा। यानी लिखेंगे 90 रुपया ए, 90 रुपया बी, 90 रुपया सी। क्या बच्चों समझ रहे हैं? ये जो हम खाता बना रहे हैं लाभ हानि खाते कितना है, ये बाईं तरफ देख रहे हैं हानि का लेखा होता है, दाईं तरफ क्या होता है, लाभ का लेखा होता है। ये पहली गिनती हमारी हो गई, यानी पहला खाता हमारा बन गया रीवैल्यूएशन अकाउंट। आ का अनुपात कितना है 1/3, ब का कितना है 1/3, स का कितना है 1/3। ये कहां से मिला, ऊपर लिखा है आ बा और स समान साझेदार है। समान का मतलब 1/3 1/3 1/3। समझ गए बच्चों? चलिए आगे बढ़ते हैं हम। अब इसकी गिनती हम कर लें। देखिए इसमें लिखा है उन्होंने द को इस शर्त पर साझेदार बनाया, द एक नए रुपया रहा है, क्या क्या आपको दे रहा है, 1800 रुपए ख्याति के 1/4 का भागीदार बन रहा है और 2000 रुपए पूंजी के रूप में दे रहा है। तो पहली एंट्री क्या होगी, हमने दिखाया है नए साझेदार द्वारा पूंजी और
खाद की राशि नकद देने पर आपको एंट्री दिखाई गई है, वही एंट्री यहां पे होने जा रही है। सीधे लिखा करेंगे हम जर्नल एंट्री। जर्नल डेट तो लिखा बनेगा कैश अकाउंट DR टू डीज कैपिटल अकाउंट टू गुडविल अकाउंट। अब देखिए सर कितना पूंजी आपको दे रहा है 2000 रुपए, तो क्रेडिट लिखिए 2000 रुपए। कितना छात्र आपको दे रहा है 1800 रुपए छात्र के लिए आपको दे रहा है, तो 1800 रुपए यहां छात्र के लोग लिखा गया। कुल योग करिए 3800 की कैश आपके पास आ रही है। इन दोनों का योग कैश अकाउंट तैयार किया गया। इन्हें ड्यू फ्रॉम कैश टू डीज कैपिटल टू गुडविल अकाउंट, माने पूंजी के माध्यम से 2000 रुपए मिला, छात्र के माध्यम से 1800 रुपए मिला। इन दोनों का योग क्या होगा कैश अकाउंट के डेबिट पक्ष में लिख दिया गया। इसका विवरण लिखेंगे हम बीइंग कैपिटल एंड गुडविल brought in by D। अब चूंकि जानकारी हमको हो गई डी कौन है, डी नया साझेदार है, तो एंट्री बनी कैश अकाउंट DR टू डीज कैपिटल 2000 रुपए टू गुडविल अकाउंट 1800 रुपए। इन दोनों का योग कैश अकाउंट में 3800 रुपए लिखा गया। एंट्री समझ में आ रही है। दूसरा लेखा हम कर रहे हैं, इसको मिला दे रहे हैं। अब खाद के बांटने का लेखा होगा। जैसे खाद मिलती है तुरंत क्या होता है, पुराने जो साझेदार हैं आप सारे क्या करेंगे, इस खाद की राशि को तुरंत बांट लेंगे। क्योंकि ये खाद क्या है, उनके त्याग तपस्या और बलिदान का पुरस्कार है, इसलिए इसके जिम्मेदार कौन होंगे, पुराने साझेदार ही होंगे। तो एंट्री बनेगी गुडविल अकाउंट DR। गुडविल अकाउंट DR अमाउंट कितना है 1800 रुपये, 1800 लिखा जाएगा। टू एज कैपिटल टू बीज कैपिटल टू सीज कैपिटल। अब कैसे इसको निकालेंगे हम, 1800 रुपए की ख्याति है, 3 साझेदार हैं, समान है, 1/3 के भागीदार है, 3 × 1800 1 आएगा। 1800 रुपए छात्र में 1/3 भाग बी का कितना होगा 600, बी का हिस्सा होगा। 1800 रुपए छात्र है, 1/3 का भागीदार सी है, तो 3 × 1800 रुपए ये सी पाएगा। अब देख रहे हैं छात्र बांट दी गई, तो 2 एज कैपिटल कितना लिखा जाएगा 600 ए पाया, 600 बी पाया, 600 सी पाया। समझ आ रहा है बात नहीं। देखिए एंट्री की गई गुडविल अकाउंट DR 1800 रुपया, टू एज कैपिटल, टू बीज कैपिटल, टू सीज कैपिटल। हमने पहले बताया जब ख्यात की राशि मिलती है तो क्या होता है, जो पुराने वालों ने तपस्या किया है, फर्म को बनाने में त्याग और बलिदान दिया है, उनके पुरस्कार का ये फल क्या है, ख्याति है। इसलिए क्या करते हैं, ख्याति को अपने त्याग के अनुपात में बांट लेंगे। बांट दिया उन्होंने। अब इसका विवरण लिखा जाएगा बीइंग गुडविल अकाउंट इज क्रेडिटेड टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। देखा दूसरी एंट्री हो गई। अब हम क्या करेंगे, अब इसके माध्यम से एंट्री हम करेंगे, चूंकि एंट्री यहां पे लिख दी गई है। 2 एंट्री हम इस सवाल से पाए और
और 2 एंट्री हम यहाँ से पाएंगे रीवैल्यूएशन अकाउंट से पाएंगे। यहाँ लिखा गया है 270 रुपया, ये मोटर का मूल्य कम हुआ है, फर्नीचर का मूल्य कम हुआ है, और एक रेखा क्या होना है, हानि की राशि को ए बी सी के पूंजी खाते में बांटा गया है, एक एंट्री ये होनी है। इसको मिटा रहे हैं हम। अब देखिए एंट्री यहां से कर लेते हैं। इसका लिखा हो रहा है रीवैल्यूएशन अकाउंट लिया, रीवैल्यूएशन अकाउंट लिया टू, देखा लिखा टू मोटर अकाउंट। अगला संपत्ति क्या है, टू फर्नीचर अकाउंट। अब देखा जाएगा कितना आदमी, मोटर के सामने 200 रुपए लिखा है तो क्रेडिट रजिस्ट्रेशन 200 रुपए, टू फर्नीचर के सामने 70 रुपए लिखा है, यहाँ लिखा 70 रुपए, दोनों का योग 270 रुपया यहाँ पे लिख दिया जाएगा। देखिए एंट्री क्या हो रही है, रीवैल्यूएशन अकाउंट के लिए यार टू मोटर अकाउंट, टू फर्नीचर अकाउंट, दो संपत्ति के मूल्य कम हुए, इसे दोनों पर लिखा कर दिया गया। निर्देशन लिखेंगे हम बीइंग सन्डरी एसेट्स, सन्डरी का मतलब विभिन्न, डेप्रिसिएटेड, विभिन्न संपत्ति के मूल्य में कमी हुई, दो संपत्तियां हैं जिनके मूल्य कम हो गए। ये लिखा होना है, जो ये लिखा होना है हानि को साझेदारों की पूंजी खाते में अंतरित किया गया, इसको मिटा रहे हैं। देखिए इधर ये लिखा होगा एज कैपिटल लिया, एज कैपिटल लिया, बीज कैपिटल लिया, सीज कैपिटल लिया, टू क्या लिखेंगे, रीवैल्यूएशन अकाउंट। देखो कितना है हानि, 90 रुपया, 90 रुपया, 90 रुपया, इसका योग 270 रुपये यहां पे लिख दीजिए। यानी कि बीइंग लास्ट में हानि, लास्ट ऑन रीवैल्यूएशन अकाउंट ट्रांसफर्ड to old partners, old partners कैपिटल अकाउंट। सारी एंट्री आपकी हो गई। तो आपने देखा है दो एंट्री यहां की गई है और शेष दो एंट्री इस खाते से की गई है, जहां एंट्रियां एक साथ यहां पे लिख दी गई है। अब इसके बाद हम क्या बनाएंगे, इसके बाद हम बनाएंगे साझेदारों की पूंजी खाते। अब यहां लिखेंगे हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब देखिए पन्ने को दो भाग में कर दीजिए, ये बायां भाग हो गया, दायां भाग हो गया। प्रत्येक पक्ष में उतने खाने बनाइए जितने साझेदार हैं। एक कॉलम होगा विवरण का, वो कॉलम दोनों तरफ बनेगा। तो कितने साझेदार हैं, ए बी सी और डी, यानी 4 साझेदार हो गए। 4 कॉलम इसके बन जाएंगे, एक कॉलम किसका बनेगा, विवरण का बनेगा। तो 5 कॉलम डेबिट
में और 5 कॉलम किधर बनेंगे, क्रेडिट पक्ष में बनेंगे। ये डेबिट पक्ष होगा, इधर क्रेडिट पक्ष होगा। अब ये कॉलम हमारा किसका हुआ, पार्टिकुलर। ये हुआ ए का कॉलम, ये हुआ बी का कॉलम, ये हुआ सी का कॉलम, ए बी सी और यहां लिखिए डी। ये लिखिए पार्टिकुलर, इसको बोलते हैं विवरण। इसी प्रकार से इधर कोई कॉलम बनाए जाएंगे। पार्टिकुलर हो गया ए बी सी और डी। लिखिए ए बी सी डी। यहां जो क्रेडिट लिखा गया है, क्रेडिट को आप जान लेते हैं। अब इसको लिखेंगे पार्टिकुलर, पार्टिकुलर मीन्स होता है विवरण। अब देखिए सवाल आप पढ़ेंगे, आबा समान साझेदार हैं, उनकी पूंजी क्रमशः 2250, 2500 है। तो अब यहां लिखेंगे, चूंकि पूंजी क्या होती है, पूंजी का क्रेडिट शेष होता है, इसलिए पूंजी क्रेडिट पक्ष में लिखी जाएगी। यहां लिखेंगे हम बाई बैलेंस बीडी। बीडी माने होता है ब्रॉट डाउन, पूंजी का पिछड़ा शेष आया। ए की पूंजी कितनी है, देखिए 2000, ए के कॉलम में लिखेंगे 2000 रुपए। बी की पूंजी कितनी है 2250, बी वाले कॉलम में लिखेंगे 2250। सी वाले कॉलम में कितना लिखेंगे 2500 रुपए लिखेंगे। डी की कोई पुरानी पूंजी नहीं है, क्योंकि डी पुराना नहीं है बल्कि वो नया साझेदार के रूप में है, इसलिए हम केवल पुरानी पूंजी का उल्लेख कर रहे हैं। तो ए बी सी ये पुराने साझेदार हैं, इनकी पूंजी यहां लिखी गई है। इस पूंजी को हमने क्या किया है, पूंजी खाते के क्रेडिट पक्ष में लिख दिया। अब अगर एंट्री करेंगे, डी हमारे फर्म में नए के रूप में आ रहा है, हमको क्या क्या दिया, वो एंट्री अभी किए हैं हम, कैश अकाउंट डी आर टू डी कैपिटल टू गुडविल अकाउंट। यहां लिखेंगे बाई कैश अकाउंट। ए नहीं दिया है, बी नहीं दिया है, सी नहीं दिया है, किसने दिया है, डी। डी कितना दिया है पूंजी आपको, 2000 रुपए पूंजी के लिए दे, तो डी वाले कॉलम में लिख दीजिए आप 2000 रुपए। अब देख रहे हैं डी हमारे फंड में नए के रूप में आ रहा है, अपने हिस्से की पूंजी और ख्यात दोनों नकद दे रहा है, नकद माने कैश के रूप में दे रहा है। ख्यात का बंटवारा हो चुका है, लेकिन पूंजी क्या है, ये डी कॉलम में लिख दी जाए, क्योंकि पूंजी क्या होगी, ये फर्म में बनी रहेगी। अब हम पुनः लेखा करते हैं, एंट्री में किया है गुडविल अकाउंट डी आर टू एच कैपिटल टू बीच कैपिटल टू स्विच कैपिटल। यहां लिखेंगे बाई गुडविल अकाउंट, क्योंकि ख्यात इसमें क्या हुआ है, पुराने साझेदारों की पूंजी खाते क्रेडिट बनाए गए हैं। तो ए कितना पाया है ख्यात में, बंटवारा किया गया 318 पाया है, 600 ए के कॉलम में, 600 बी के कॉलम में, 600 सी के कॉलम में लिखा गया। डी कुछ नहीं पाएगा, डी तो देने वाला है, डी दिया है तो डी ख्यात में हिस्सा नहीं पाएगा, बल्कि डी द्वारा दी गई ख्यात ए बी और सी बांटेंगे, बांट लिए हैं। तो 600 ए पाया, 600 बी पाया, 600 सी पाया। अब आप देख रहे हैं पूंजी खाते के क्रेडिट पक्ष में क्या क्या लिखा हमने, पुराने साझेदारों की पुरानी पूंजी को उतार लाया हमने। कैश के रूप में जो डी हमारे पास आया है 2000 रुपए पूंजी नकद दिया है, तो डी के कॉलम में रोकड़ के रूप में क्या लिखा गया, 2000 रुपए लिखा गया। डी द्वारा दी गई खाद को ए बी और सी ने बांट लिया है, यहां लिखा गया है बाई गुडविल, जिसके नाते ए की पूंजी 600 बढ़ गई, बी की पूंजी 600 बढ़ गई, सी की पूंजी 600 बढ़ गई। अब आप देख रहे हैं ये रिवैल्यूएशन कौन बना है, अगर लाभ हुआ होता
तो इसका लेखा इधर किया जाता, लेकिन यहाँ पे देख रहे हैं हानि है, इसलिए इसका लेखा हम कहां पर करेंगे? रीवैल्यूएशन के डेबिट पक्ष में करेंगे। चूंकि ए की पूंजी कम हो गई 90 रुपए से, बी की पूंजी कम हो गई 90 रुपए से, सी की पूंजी कम हो गई 90 रुपए से। अगर पूंजी कम हो जाती है तो कहां लेखा करते हैं? डेबिट पक्ष में लेखा करते हैं। यहां लिखेंगे हम टू रीवैल्यूएशन, अकाउंट, ब्रैकेट में लिखेंगे हम लॉस। हानि के नाते रेखा बनाया जा रहा है। ए की पूंजी कितना कम हुई है? 90 रुपए से ए की पूंजी उस हानि के नाते कम हो गई, 90 रुपए से बी की पूंजी इस हानि के नाते कम हो गई, सी की पूंजी भी 90 रुपए से कम हो गई इस हानि की वजह से, और डी की कोई पूंजी कम नहीं हुई है क्योंकि उस हानि का जिम्मेदार डी नहीं है। तो डी वाले कारण में क्या किया गया? गायब किया गया। अब हम देखते हैं, इसको जोड़ लेते हैं। सारी एंट्रियों का लेखा कर दिया गया। पूंजी खाते में जो बढ़ना है, जो बढ़ाया जाना है, उसका लेखा इधर कर दिया गया, और जिससे पूंजी कम हो जा rही है, हानि की वजह से पूंजी कम होने जा रही है, तो हानि का लेखा डेबिट कर दिया गया। अब इसको हम जोड़ते हैं। इनका योग 2000 का होगा, इनका होगा 25 6 2100 रुपया होगा, इनका होगा 2850, 6 जुड़ गया इसमें होगा 2600 रुपया इनका ही होगा। यहां हम क्या लिखते हैं? यहां लिखते हैं टू बैलेंस सीडी, टू बैलेंस सीडी माने शेष आगे ले गए। अब उतनी पूंजी का योग जितना यहां पे किया गया है उतना इधर कर लेंगे। ए की पूंजी का योग 26 रुपए इधर कर लीजिए, बी की पूंजी का योग 2850 है, ये लिख दिया गया। सी की पूंजी का योग 31 रुपया है, ये लिख दिया गया। डी की पूंजी का योग 2000 रुपए, ये लिख दिया गया। अब देखिए 2600 रुपए में से 90 रुपए घटेगा तो लिखा जाएगा टू बैलेंस सीडी माने शेष कितना गया? कितना जाएगा? 0 10 मशीन हो गए 1 और 2510 रुपए का शेष जाएगा। कैसे घटाया गया है? 2600 रुपए में से 90 रुपए कम कर दिया गया। तो 90 यहां लिख लें, 0 का 0 हुआ, 10 मशीन हो गए 1 हुआ, यहां 5 बचा, 5 लिखा गया, 2 लिखा गया। ये है 2850, इसमें से 90 रुपए घटाइए तो 0 15 मशीन हो गए, कितना होता है? 15 मशीन हो गए 915 होता है। 6 हुआ, यहाँ कितना बचा है? 7 लिखा गया, 2760 लिखा गया। ये शेष जा रहा है, यही पूंजी बैलेंस शीट में दिखाई जाएगी। ये 3100 रुपया है, 90 घटाइए, 90 माने 0 में से 0 गए 0 होगा, और 10 में से 9 गए 1 होगा, और ये 0 बचेगा, यानी 3010 रुपए का शेष होगा। ये 2000 रुपए यहाँ से कुछ नहीं कम होना है, तो 2000 रुपए का पूरा शेष जाएगा। अब देखिए हमने पूंजी खाता बनाया, इसके द्वारा हम क्या जानकारी किए? पुरानी पूंजी यहाँ लिखी गई, नए साझेदार द्वारा जो पूंजी दी गई उसके कालम में लिखी गई, ख्यात का बंटवारा हुआ तो ख्यात का लेखा, क्योंकि पूंजी क्रेडिट हो गई है ख्यात के नाते, इसलिए इसका लेखा क्रेडिट पक्ष में किया गया, इन सब का योग कर लिया गया। इसमें से क्या किया गया? जो पूंजी ए की कम हो गई गिरा दिया गया, जो पूंजी बी की कम हो गई इसमें से घटा दिया गया, जो पूंजी सी की कम हो गई इनके योग में से निकाल दिया गया। तो ये पूंजी का शेष गया, जिसको हम कहां दिखाएंगे? बैलेंस शीट के दायित्व पक्ष में दिखाएंगे। बच्चों को सवाल समझ नहीं आ रहा? कोई बच्चा कोई दिक्कत नहीं है? समझ में आ रहा है ना? बिल्कुल ठीक है। अब देखिए बच्चे, ये पूंजी खाता बन गया। पूंजी खाता बनाने से हमको ये मिला है कि अब ए की पूंजी क्या हो गई, बी की पूंजी क्या हो गई, सी की पूंजी क्या हो गई, और डी की पूंजी क्या हो गई। तो क्या पाया हमने? ए की पूंजी 2510 रुपए की हो गई, बी की पूंजी 2760 रुपए की हो गई, सी की पूंजी 3010 रुपए की हो गई, और डी की पूंजी 2000 रुपए की है। अब यही पूंजी हम बैलेंस शीट में दिखाएंगे। तो ए की पूंजी क्या लिख देते हैं? 2510, ए इसको बिठाएंगे भी हम, 2760 डी की पूंजी है, 3010 सी की पूंजी है, 2000 डी की पूंजी है। अब हम
कैश अकाउंट बनाएंगे, फिर हम बैलेंस शीट बनाएंगे। किसी कोई दिक्कत हो बेटा तुरंत पूछिएगा, इसीलिए यहाँ पर हम खड़े हैं, आपको पढ़ा रहे हैं। कहीं कोई दिक्कत होगी तुरंत पूछिएगा। अब हम बनाएंगे कैश अकाउंट, क्योंकि डी हमारे खर्च में एक रूप में आया है, तो अपने हिस्से की ख्याति, अपने हिस्से की पूंजी हमको नकद दिया है, इसलिए नकद खाता भी प्रभावित हुआ है। कैश हमारे फर्म में बढ़ी है, तो कैश अकाउंट पहले काम कर रहे हैं, 4 कॉलम बनाएंगे। अब ये डेबिट इधर होता है, यहाँ पे अमाउंट लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे क्रेडिट, यहाँ पे अमाउंट लिखा जाएगा। देखिए यहाँ लिखा गया है, क्या करिए 1550 रुपए रोकड़ के अलावा, कितना हमारे पास रोकड़ वाले से है 1550। यहाँ लिखेंगे हम टू बैलेंस बीडी, यदि रोकड़ का पिछला शेष लाया, कितना रोकड़ हमारे घर में पहले से है 1550 की रोकड़ हमारे घर में पहले से मौजूद है। और रोकड़ कहां से पा रहे हैं, अभी हम किए हैं कैश अकाउंट डीआर टू डीज कैपिटल टू गुडविल अकाउंट, तो कैश अकाउंट डीआर टू डीज कैपिटल, डी द्वारा दी गई पूंजी टू गुडविल अकाउंट, डी द्वारा दिया गया ख्याति नकद के रूप में मिला है, तो पूंजी कितना दिया डी 2000 रुपए के ऊपर लिखा है, कितना ख्याति नकद दिया है 1800 रुपए। कुल हमारे पास कितनी कैश हो गई, इसका योग कर देंगे, 0 5 हुआ, 8 5 13 हुआ, हासिल गया 2 2 4 1 5, यानी 5385 कैश हमारे पास हो गई। यही कैश हम आगे ले जाएंगे, लिखेंगे यहाँ हम बाई बैलेंस सीडी, सिर्फ आगे ले गए, हमारे घर में कितनी कैश हो गई, अब 5350 की कैश हो गई, 5350 की कैश हमारे घर में देखिए हो गई। इसी का लेखा हम नई बैलेंस शीट में करेंगे। मेरा समझ में आ रहा नहीं आ रहा आपको, अब जरा बोलिए, समझ में आ रहा ना, बिल्कुल ठीक है। ये कैश अकाउंट बन गया, समझ लें। कैश अकाउंट देख रहे हैं, पहले की कैश हमारे घर में कितनी है 1550, इसलिए इसको यहाँ पर लगाया गया, लिखा गया टू बैलेंस बीडी, पिछला शेष लाए 1550, टू डीज कैपिटल, डी द्वारा दी गई पूंजी नकद 2000 रुपए, डी द्वारा दी गई ख्याति नकद 1800 रुपए, कुल हमने योग किया तो 5350 की कैश हमारे पास हो गई। यही कैश हम आगे ले गए, जिसका लेखा कहाँ करेंगे, नई बैलेंस शीट में हम करेंगे। अब हम बैलेंस शीट बना लेते हैं, अंतिम प्रक्रिया हमारी होगी बैलेंस शीट की। न्यू बैलेंस शीट एड ऑन, देखिए भाई क्या होता है, लायबिलिटी LIABILITY, लायबिलिटी एंड कैपिटल, यहां पे लिखेंगे AMT मींस अमाउंट, यहां पे होता है प्रॉपर्टी PROPERTY, प्रॉपर्टी एंड एसेट्स, इसमें लिखते हैं AMT मींस अमाउंट। अब देखिए इसका दायित्व क्या लिखा जाएगा, देखिए यहाँ लिखा है पुराने साझे के दायित्व 3500 रुपए के थे, यहाँ लिख दीजिए लायबिलिटी, लायबिलिटी मींस क्या होता है, दायित्व, इसमें कोई परिवर्तन नहीं किया गया है, 3500 रुपए का दायित्व है, तो 3500 रुपए का दायित्व लिख दिया गया है। अब हम क्या लिखेंगे, पूंजी खाता, देखिए ए की पूंजी ये हो गई है, बी की ये, सी की ये, डी की ये। अब लिखेंगे हम कैपिटल अकाउंट ए बी सी डी, ए की पूंजी कितनी है 2510, बी की पूंजी कितनी है 2760, सी की पूंजी कितनी है 3010, डी की पूंजी कितनी है 2000। संपत्ति लिखते हैं, ये कहां से लिखा जाएगा, यहां पढ़िएगा
1550 रुपए रोकड़ के अलावा संपत्ति में मोटर, फर्नीचर, रहतिया, देनदार, ये सभी संपत्तियां हैं। अभी कैश बनाया गया है तो कैश में कितना रुपया ले पाए हैं? 5350 रुपए का शेष आया था। कैश हमारी बढ़कर की हो गई। पहले कैश थी 1550, लेकिन कैश बढ़ हो गई है। डी हमारे घर में आया, पूंजी ख्यात दोनों रख दिया है, परिणाम स्वरूप हमारी कैश बढ़कर की हो गई। अब आइए संपत्ति में मोटर। अब संपत्तियां लिखते हैं मोटर, इसका मूल्य कितना है? 1500 रुपया। इसमें से घटाइए लेस डीईपी मीन्स होता है डेप्रिसिएशन, इसका मूल्य 200 कम हो गया। तो लिखा गया है कि मोटर का मूल्य 1300 रुपया रह गया है, 1300 इसका मूल्य दिखाया जाना है, तो ये लिखा गया 1300 रुपया। समझ में आ रहा है नहीं सवाल? फिर देखिए अगली संपत्ति हमारी है फर्नीचर, तो लिखा गया है फर्नीचर। फर्नीचर आप लिखेंगे, इसका मूल्य है 500 रुपया। अंत में इसका मूल्य घट करके 430 हो गया। कितनी कमी हो गई? लेस डीईपी 70 रुपया कम हुआ, तो कितना लिखाया जाना है? 430 रुपया लिखाया जाना है। ये दिखा दिया गया। इसके बाद की संपत्तियां में कोई परिवर्तन नहीं है, तो लिखेंगे स्टॉक। स्टॉक कितना है? 2800 रुपए का रहतिया है, ये लिख दिया गया। सेम यही लिख दिया जाएगा। डेटर्स DEBTORS देनदार कितने रुपए के हैं? 3900 रुपए के देनदार हैं। सारी संपत्तियों का लेखा कर दिया गया। अब हम जोड़ करते हैं, योग दोनों पक्ष का बराबर आना चाहिए। 0 का 0 हुआ, 5 3 8, 3 3 6 4 10 18 18 27 होता है। हाथ से 2 आएगा, 5 2 7 1 8, 2 10 3 13,780 रुपया संपत्ति पक्ष का जो आया। इधर जोड़ते हैं 0 6 7 1 8, 5 5 10 17, 7 हुआ, हाथ ही रहेगा 4 2 6 2 8 3 11 2 13,700 रुपया। ये लायबिलिटी का योग आया। देख रहे हैं दोनों पक्ष बराबर हैं। चिट्ठा का मतलब क्या होता है? दोनों पक्ष बराबर हो जाएं, दायित्व पक्ष और संपत्ति पक्ष बराबर हो जाएं। थैंक्स बेटा।